सोमनाथ का मंदिर पहले एक बुद्धिस्ट चैत्य गृह यानी प्रेयर हॉल था, जिसे बाद में एक शिव मंदिर बना दिया गया। महमूद गजनी के आने से पहले ही सोमनाथ का मंदिर एक बैटल फील्ड रह चुका था, जहां रेड्स अक्सर हुआ करते थे और मुझे यूं देख के बात करना पड़ता था, जो कि मुझे बहुत वियर्ड लगता था। महमूद की आर्मी के आने की खबर सुनते ही राय भीम, जो कि चालुक्य सोलंकी राजा थे, भाग गए। कि बीएस को परोसने में इतना एफर्ट नहीं लगता जितना कि उस बीएस को डिबंक करने में लगता है। सुमनाथ, जहां मनात का बुत था। हाकी कहते हैं कि करीब 300 हिंदू सोल्जर्स भी महमूद की आर्मी में शामिल थे। दर जिक्र सफर सुमनाथ ओ फतेह आंजा ओ शिकस्तन मनात ओ रजात सुल्तान गोविद। मोहम्मद ने एक पूरा गांव और दूसरे गांव का आधा हिस्सा दान में दे दिया, एक मठिका यानी मंदिर के निर्माण के लिए। ग्रहारिपु, वो अक्सर सोमनाथ में आने वाले पिलग्रिम्स यानी तीर्थयात्री को अटैक किया करते थे और उन्हें लूटा भी करते थे। आइडल को तोड़ा गया और मंदिर को जला दिया गया। लेकिन अब मैंने अपना मिरर सामने की तरफ कर लिया है, जो क्या वाकई में सोमनाथ में मनात का बुत था? स्टोरी के विलनाइज्ड किंग महमूद ऑफ गजनी। इतिहास आपकी जागीर नहीं है। वाह भाई, सौराष्ट्र द जेफरी डार्मर। रेड्स उन क्लैंस के बीच में काफी हुआ करते थे जिन्हें बाद में राजपूत्स कहा गया। सोमनाथ की रेड से इब्न असर बताते हैं कि महमूद को 20 मिलियन दिनार मिले। ना सिर्फ सोमनाथ जाते हुए पिलग्रिम्स की हत्या करते हैं, बल्कि उनके रिमेन्स सोमनाथ के रास्ते में फैला देते हैं। इट्स गेटिंग स्लाइटली एम्बैरेसिंग यू गाइस। कौन से मार्केट से खरीदते हैं आप लोग इतनी इनसिक्योरिटी अबाउट योर हिस्ट्रीज? अव्यक्तम एकम मुहम्मदा अवतारा नृपति महमूद। क्लैंस के बीच रेड्स में अक्सर प्रिंसेसेस यानी राजकुमारियां भी चुरा या लूट ली जाती थी। एल्बरूनी वाज द स्टफ ऑफ लेजेंड्स मैन। पर इतिहास के नाम पर बीएस परोसते हैं तो मैंने बड़ी पीड़ होती है। ब्राह्मणिज्म में ओवरसीज ट्रैवल पे कास्ट बैरियर था। इतिहास खुद पढ़ना नहीं है और सब चीज को अपनी आइडेंटिटी से जोड़कर देखना है, और उनको अपना रिलीजन फॉलो करने की पूरी आजादी थी। लेकिन संस्कृत सोर्सेज खुद इवेंट पे चुप क्यों हैं? टेंपल की तोड़फोड़ इतने छोटे स्तर की थी कि 12 साल में ही रिपेयर्स करा लिए गए। इसीलिए दिल तोड़िए नहीं जोड़िए। लेकिन सत्यपुरा के महावीर की मूर्ति को महमूद डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए। हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है आयशा रोहन इतिहास के 28वें एपिसोड में। मैं हूं डॉक्टर रुचिका शर्मा। मैं पेशे से एक इतिहासकार हूं और इतिहास की टीचर भी हूं। आयशा रोहन इतिहास एक पैशन प्रोजेक्ट है जहां हर एपिसोड में मैं एक इतिहास के टॉपिक पे चर्चा करती हूं, एक आई शैडो लुक के साथ। तो अगर आपको आई शैडो पसंद है या फिर इतिहास या फिर दोनों ही, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के एपिसोड के लिए मैं बेहद एक्साइटेड हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं एपिसोड इंट्रोड्यूस करूँ, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज के एपिसोड से जुड़ी हुई सोर्सेज की लिस्ट है, और ये लिस्ट इस बारी काफ़ी लंबी है, कम से कम 25 से 30 सोर्सेज मेंशन्ड हैं। तो अगर आप उसे अपनी जिज्ञासावश पढ़ना चाहें या फिर मुझे फैक्ट चेक करने के लिए, तो आइए इंट्रोड्यूस करते हैं आज का टॉपिक। मैंने कुछ महीनों पहले ललनडॉप चैनल पर एक बैठकी की थी, जहां मैंने काफ़ी सारी हिस्ट्रीज डिस्कस की थी, और हर दूसरी हिस्ट्री पे कोई ना कोई ऑफेंड हो गया। पहले अशोक को लेकर, तो उसको प्रूफ करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया। फिर गुर्जर रात को लेकर लोग अपसेट हो गए, और सोमनाथ मंदिर की हिस्ट्री को लेकर भी। कुछ लोग की आर सो डल एंड इतिहास खुद पढ़ना नहीं है और सब चीज़ को अपनी आइडेंटिटी से जोड़कर देखना है। कौन से मार्केट से खरीदते हैं आप लोग इतनी इनसिक्योरिटी अबाउट योर हिस्ट्रीज? इतिहास आपकी जागीर नहीं है, मेरी भी नहीं है। इतिहास तो इतिहास ही है, चाहे आपको कितना भी नापसंद क्यों ना हो। खैर, मेरे बारे में लोग क्या कुछ बोलते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर इतिहास के नाम पर बीएस परोसते हैं तो मैंने बड़ी पीड़ होती है। सोमनाथ मंदिर की रेड को लेकर जो मैंने बोला, उस पर लोगों ने काफ़ी बीएस परोसी, तो मैंने काफ़ी हफ्तों पहले एक पोल रखा और सोमनाथ रेड का टॉपिक आप लोगों ने चूज़ किया, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस वीडियो को बनाते बनाते मुझे काफ़ी समय लग गया, क्योंकि ब्रैंडलिनीज लॉ जो कहता है कि बीएस को परोसने में इतना एफर्ट नहीं लगता जितना कि उस बीएस को डिबंक करने में लगता है। और ये डिबंकिंग एफर्ट इतना लंबा है कि इसे मुझे 2 पार्ट में बनाना पड़ा। आज पार्ट 1 में हम देखेंगे कि महमूद की रेड से पहले
क्या हालात थे, महमूद की रेड के दौरान क्या हुआ और उनकी रेड की क्या मोटिवेशन थी। महमूद के जाने के बाद यहाँ का माहौल कैसे बदला और 1951 में सोमनाथ में हुई एक्सकवेशन इस रेड के बारे में क्या बताती है, वो हम पार्ट 2 में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड इस ग्रीन लुक के साथ। तो चलें फिर। सबसे पहले मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि मैंने अपने कैमरा का और मिरर का सेटअप चेंज कर लिया है। मेरे हिसाब से काफ़ी बेटर सेटअप है, क्योंकि पहले मेरा मिरर यहाँ होता था साइड पे और मुझे यूँ देख के बात करना पड़ता था, जो कि मुझे बहुत वियर्ड लगता था। लेकिन अब मैंने अपना मिरर सामने की तरफ कर लिया है, जो मेरे कैमरा से अलाइन करता है, तो मुझे यूँ देख के आप लोगों से बात नहीं करनी पड़ेगी, मैं आपसे सामने देख के बात कर सकती हूँ। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सबसे पहले सोमनाथ है क्या? सोमनाथ का नाम इसी नाम के टेम्पल से मशहूर है, सोमनाथ के नाम से, पर इसका प्राचीन यानी एंशिएंट नाम जो कि अब भी काफ़ी फेमस है वो है प्रभास पाटन। ये एरिया वीरावल गुजरात का काफ़ी इम्पॉर्टेंट पोर्ट था और काफ़ी पुराना तीर्थ स्थान भी। त्रिवेणी संगम का, जहाँ 3 नदियाँ हिरन, सरस्वती और कपिला का संगम या कॉन्फ्लुएंस है। ये सरस्वती रिवर ऑब्वियसली वो मिथिकल सरस्वती रिवर नहीं है जिसे हिलेरियसली लोग अब हड़प्पन सिविलाइजेशन से भी एसोसिएट करते हैं। प्रभास पाटन इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर भी था, क्योंकि टू पुट इट सिंपली जहाँ ट्रेड वहाँ बुद्धिज्म। डिटेल्स ये हैं कि अधिकांश आइटिनरेंट मर्चेंट्स और ट्रेडर्स बुद्धिस्ट थे। आइटिनरेंट यानी जो ट्रेड के सिलसिले में लॉन्ग या शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करते हों, और ये ज़्यादातर इसलिए बुद्धिस्ट थे क्योंकि वन ऑफ द रीजंस ब्राह्मणिज्म में ओवरसीज ट्रैवल पे कास्ट बैरियर था। क्योंकि प्रभास पाटन एक इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज सेंटर था, इससे ये असर्शन भी की जाती है कि सोमनाथ का मंदिर पहले एक बुद्धिस्ट चैत्यगृह यानी प्रेयर हॉल था, जिसे बाद में एक शिव मंदिर बना दिया गया। ये असर्शंस अंग्रेज़ी सर्वेयर्स ने भी की थी, जो ऐसी बिल्डिंग जहाँ एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग बन रही हो, एक रिमेन से दूसरी बिल्डिंग बन रही हो, उसमें काफ़ी इंटरेस्ट या रुचि रखते थे। पॉस्टन अपने 1838 के ऐसे में लिखते हैं कि वो काफ़ी श्योर हैं कि सोमनाथ का मंदिर पहले बुद्धिस्ट चैत्यगृह था, क्योंकि उसके आर्किटेक्चर से ये बिल्कुल साफ झलकता है। इसके अलावा प्रभास पाटन वो स्थान भी माना जाता है जहां पौराणिक भगवान कृष्ण ने जल समाधि ली थी, और ये 12 ज्योतिर्लिंग जो शैव भक्ति से एसोसिएटेड हैं उनमें से भी एक है, और यहाँ आता है सोमनाथ का मंदिर। इंटरेस्टिंगली महाभारत में सोमनाथ टेम्पल का कोई जिक्र नहीं है। जिक्र है तो प्रभास पाटन का, जहाँ सोम और प्रभास दोनों मून यानी चंद्रमा के नाम है, और सारा मिथ इसी गॉड के अराउंड रिवॉल्व होता है। लेकिन प्रभास की वर्शिप फर्टिलिटी कल्ट से भी एसोसिएटेड है, जो कि इवेंचुअली शैव वर्शिप से एसोसिएटेड हुई, खासकर कि शिवलिंग से, और इसीलिए इसे वन ऑफ द 12 साइट्स जहां ज्योतिर्लिंग है माना जाता है। तो फिर सोमनाथ का मंदिर कब बना? मंदिर की कोई फाउंडेशनल इंस्क्रिप्शन तो हमें नहीं मिली, पर हमारे पास 3 सोर्सेज हैं एविडेंस के लिए। सबसे अर्लीस्ट सोर्स है अल-बरूनी की किताब है, जो अराउंड 1030 AD में लिखी गई थी। अल-बरूनी वॉज द स्टफ ऑफ लेजेंड्स मैन, एस्ट्रोनॉमर भी, मैथमेटिशियन भी, हिस्टोरियन भी और लिंग्विस्ट भी। अल-बरूनी नंदना फोर्ट पे चढ़कर और ट्रिगोनोमेट्री यूज करके अर्थ का रेडियस कैलकुलेट करने में सफल रहे, जो कि एक्चुअल रेडियस से बेहद क्लोज था। प्योर जीनियस होना भी था। वो खारिज़म के जो रहने वाले थे, जो 10वीं 11वीं शताब्दी का दुनिया का काफ़ी फेमस लर्निंग सेंटर था। इनफैक्ट बरूनी बताते हैं कि उनका जन्म मदीना ए खारिज़म में हुआ था, यानी खारिज़म की कैपिटल सिटी जो कि उस समय अल जुर्जानिया थी। तो उनका नाम बिरूनी क्यों है? खारिज़मियन एम्पायर की कैपिटल सिटी 2 हिस्सों में बटी थी, शहरे अंदरूनी यानी इनर सिटी और शहरे बरूनी यानी आउटर सिटी। लाइकली देन कि उनका जन्म मदीना ए खारिज़म शहरे बरूनी में हुआ, इसीलिए उनका टोपोनिम अल बरूनी है। खारिज़म के कोर्ट में अल बरूनी बतौर इतिहासकार अपॉइंट हुए थे, लेकिन महमूद गजनी ने जब यहाँ रेड किया तब उन्होंने अल बरूनी को भी उठा लिया
और गजनी के कोर्ट में ले आए। यहाँ महमूद के इंडिया एक्सपीडिशन पे अल-बरूनी अक्सर जाया करते थे, पर सारी एक्सपीडिशंस पे नहीं। इस पे डिटेल में चर्चा कुछ देर में करेंगे, क्योंकि बरूनी सोमनाथ रेड के बारे में भी लिखते हैं अपनी किताब अल हिंद में, जो कि उनकी फ्रीक्वेंट एक्सपीडिशन टू इंडिया का नतीजा थी, और उनके संस्कृत सीखकर बृहद संहिता वगैरह पढ़ने की भी। इसी किताब में बरूनी लिखते हैं कि सोमनाथ का मंदिर कुहनी इमारत नहीं है, कुहनी मतलब ओल्ड, महज 100 साल पुरानी ही है। अब क्योंकि बरूनी ने किताब अल हिंद 1030 में फिनिश की थी, इसका मतलब हुआ सोमनाथ का मंदिर 10th सेंचुरी में बना था। ये बात हमारी दूसरी सोर्स भी बताती है। 1951 में सोमनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स में कंडक्ट हुई बीके थापर के अंडर एक्सकवेशन, जो कि ये कंफर्म करती है कि ये मंदिर 10th सेंचुरी से पुराना नहीं है। इस एक्सकवेशन की कुछ और डिटेल्स इस एपिसोड के आखिर में भी डिस्कस करेंगे, और बाकी पार्ट 2 में। 10th सेंचुरी में ही कुछ आसपास के राजा भी सोमनाथ मंदिर में तीर्थ यात्रा करने गए, और ये हमें इंस्क्रिप्शनल रिकॉर्ड से पता चलता है। जैसे कि अनंत देव जो कि एक शैलहारा राजा थे, सोमनाथ को उन्होंने विजिट किया। फिर अर्ली 11th सेंचुरी में लक्ष्मण राजा, जो कि एक चेदी रूलर थे, भी सोमेश्वर की श्राइन पे गए। समुद्र में नहाने के बाद उन्होंने बीज्वेल्ड कालिया यानी शेषनाग की मूर्ति भी सोमनाथ मंदिर को भेंट की। ये तो क्लियर हो गया कि मंदिर 10th सेंचुरी में बना था, पर इसे बनाया आखिर किसने? अगेन फाउंडेशनल इंस्क्रिप्शन ना होने से ये फिगर आउट करना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन बाद में 12वीं शताब्दी में लिखी गई जैन काव्य, जो कि जैन कवि हेमचंद्र सूरी ने लिखी थी, द्वय आश्रय महाकाव्य, ये सबसे पहले मूल राजा जो चालुक्य सोलंकी वंश के पहले राजा थे, और जिन्होंने 10वीं शताब्दी के बाद के हिस्से में रूल किया, उनसे सोमनाथ मंदिर का नाम जोड़ती है। जिस कंटेक्स्ट में मूलराज का नाम सोमनाथ मंदिर से जुड़ता है, वो बेहद ही इंटरेस्टिंग है, और हमें ये बताता है कि महमूद गजनी के आने से पहले ही सोमनाथ का मंदिर एक बैटल फील्ड रह चुका था, जहां रेड्स अक्सर हुआ करते थे। हेमचंद्र हमें बताते हैं कि चालुक्य सोलंकी राजा मूलराज प्रथम, जो 10वीं शताब्दी में रूल करते थे, उनके एडवर्सरी यानी उनके एनिमी दुश्मन, जो जूनागढ़ के रूलर थे, चूड़समा डायनेस्टी के पावरफुल रूलर ग्रहारियो द फर्स्ट, यानी संस्कृत में रा ग्रहारिपु, वो अक्सर सोमनाथ में आने वाले पिलग्रिम्स यानी तीर्थयात्री को अटैक किया करते थे और उन्हें लूटा भी करते थे। ये बात मूलराज को हेमचंद्र बताते हैं स्वयं महादेव ने स्वप्न में बताई, और मूलराज को ग्रहारिपु को बस में करने का हुक्म दिया। हेमचंद्र रा ग्रहारिपु का बड़ा ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टराइजेशन करते हैं, जहां वो ना सिर्फ सोमनाथ जाते हुए पिलग्रिम्स की हत्या करते हैं, बल्कि उनके रिमेन्स सोमनाथ के रास्ते में फैला देते हैं। ब्राह्मणों की रिस्पेक्ट भी नहीं करते, विच इज स्टैंडर्ड टेम्पलेट इन संस्कृत टेक्स्ट। अगर आपको किसी किंग को बुरा बोलना है तो लिख दो कि ब्राह्मण्स की रिस्पेक्ट नहीं करते। यही एग्जैजरेशन में हेमचंद्र ये भी ऐड करते हैं कि रा ग्रहारिपु अपने एनिमीज की वाइव्स को भी उठा ले जाते हैं, हंटिंग करते हैं डियर की, और गोमांस यानी काउज की फ्लैश बीफ भी खाते हैं, शराब पीते हैं, और अपने एनिमीज का खून भूत पेशाच को सर्व करते हैं। वाह भाई, सौराष्ट्र द जेफरी डार्मर। खैर, जोक्स अपार्ट, ये हेविली एग्जैजरेटेड अकाउंट तकरीबन 150 साल बाद लिखा गया मूलराज और ग्रहारिपु के समय से, तो इसे थोड़ा सा मेजर्ड अमाउंट में लेते हैं। मूलराज ने ग्रहारिपु को फाइनली बैटल में हराकर बंदी बनाया, और फिर ये प्रॉमिस लेकर कि वो सोमनाथ पे आते हुए पिलग्रिम्स को तंग नहीं करेंगे, उन्हें जाने दिया।
इससे एक बड़ी बात ये क्लियर हो जाती है कि सोमनाथ टेम्पल इकोनॉमिकली साउंड था, जहां हर तीर्थयात्री को पिलग्रिमेज टैक्स देना पड़ता था जो वो अपने साथ लेकर चलते थे, और इसीलिए लोकल राजाओं की लूट का शिकार भी बन जाते थे। इसके अलावा इन यात्रियों को और सोमनाथ मंदिर को भी बवारिज यानी पायरेट्स भी लूट लिया करते थे। इसलिए अल-बरूनी बताते हैं कि इन फ्रीक्वेंट लूट और रेड से बचने के लिए मंदिर को एक किला यानी फोर्ट्रेस से कवर किया गया ताकि उसे लूट पाना इतना आसान ना हो। हेमचंद्र हमें बताते हैं कि ग्रहारियों को हराने के बाद मूल राजा ने इस मंदिर में पूजा अर्चना भी की। रेड्स इस समय में भारत में काफ़ी आम बात थी और एक वैलिड तरीका था वेल्थ एक्विजिशन का। रेड्स उन क्लैंस के बीच में काफ़ी हुआ करते थे जिन्हें बाद में राजपूत्स कहा गया, जैसे कि पृथ्वीराज, फेमस चाहमान रूलर ऑफ शाकंभरी, अपने चीफ सेक्रेटरी कदम्बसा के कहने पे चालुक्य सोलंकी राजा भीमदेव द सेकंड की मदद नहीं करने गए जब मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर अटैक किया। भीमदेव द सेकंड मूलराज के ही वंशज थे बाय द वे, और पृथ्वीराज ने मदद इसलिए नहीं की क्योंकि इससे पहले चालुक्य सोलंकी राजा ने चाहमान राजा पर रेड मारी थी। खैर, भीमदेव ये बाजी भी इवेंचुअली जीत गए मोहम्मद घोरी के खिलाफ, लेकिन बाद में जब तराइन की लड़ाई में पृथ्वीराज के खिलाफ घोरी आए तब पृथ्वीराज को चालुक्य सोलंकी राजा ने भी मदद करने से मना कर दिया। कौशिक रॉय अपनी किताब में बताते हैं कि इन क्लैंस के बीच रेड्स में अक्सर प्रिंसेसेस यानी राजकुमारियां भी चुरा या लूट ली जाती थी। शुडंट बी अ शॉकर। मनुस्मृति, जो कि एक लीगल ट्रिटाइस है, औरतों को फेयर लूट मानती है। इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया था, अगर आपने नहीं देखा तो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा रेडिंग ऋग्वेद में भी जायज़ मानी गई है और इसे मर्दाना और फिट फॉर अ किंग यानी राजा के लिए फिट बताया गया है। रेड सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि ईरान इराक में भी खूब हो रही थी इस समय। और यहाँ आते हैं स्टोरी के विलनाइज्ड किंग महमूद ऑफ गजनी। गजनी काफ़ी एग्रीकल्चरली रिच एरिया नहीं है, और जब महमूद के फादर सबुक्तगिन ने अपना किंगडम बनाया था तब भी कोई ज़्यादा पावरफुल नहीं था, लेकिन उनके बेटे महमूद ने इसे सही मायने में एक एम्पायर बनाया, और वो ज़्यादातर रेड्स और कॉन्क्वेस्ट से मिली वेल्थ से हुआ। महमूद के क्रॉनिकलर्स उनके रे नामक शहर की कॉन्क्वेस्ट के बारे में बताते हैं, जो कि एक शिया सेंटर था। वहाँ से 500,000 दिनार यानी कि 5 लाख दिनार के हीरे जवाहरात, 260,000 दिनार के सिक्के, 30,000 दिनार के सोने और चांदी के बर्तन, 20,000 दिनार के कपड़े लत्ते, 50 बक्से किताबों के और सुन्नी इस्लाम के हक में फाइट करने का बैज ऑफ ऑनर भी कमाया। इस पर डिटेल में हम कुछ देर में फिर से आएंगे। लाइब्रेरीज रेड करके किताबें गजनी ले जाना महमूद अक्सर किया करते थे। महमूद और उनका कुनबा इस्लाम में न्यू कॉन्वर्ट्स थे और नए कॉन्वर्ट की जील लिए हुए थे, जहां ना केवल इस्लाम के हेरिटिकल सेक्ट्स जैसे कि शिया, इस्माइली वगैरह को सबक सिखाना ज़रूरी था, बल्कि इस्लामिक हाई कल्चर को एम्ब्रेस करना भी। खासकर महमूद के लिए, जो कि मुस्लिम बनने से पहले क्लैनिश नॉर्म्स यानी कबीलाई तौर तरीके मानते थे। इन तौर तरीकों को एलीट हाई कल्चर सोसाइटीज जैसे कि इस समय पर्शियन सोसाइटी में अनकल्चर्ड माना जाता था। महमूद को एक कल्चर्ड किंग की इमेज बनाने में एक्स्ट्रा मेहनत लगी। किताबों को गजनी लाने के साथ साथ ये कल्चर्ड किंग की इमेज महमूद ने पर्शियन लिटरेचर्स लूट कर भी बनाई, यानी वो जो अरबी फारसी में पारंगत थे, कसीदाकार थे, कवि थे, इतिहासकार थे, राइटर्स थे वगैरह वगैरह। जैसे कि पहले ही बताया गया, अल-बरूनी को भी यूं ही एक्वायर किया गया खारिज़म की कॉन्क्वेस्ट में। ऐसे ही फिरदौसी, जो अपने समय के सबसे बढ़िया क्रॉनिकलर थे, उनको भी खुरासान की रेड में ही उठाया गया और गजनी लाया गया, जहां उन्होंने 11वीं शताब्दी में शाहनामा लिखी, जहां पावरफुल मिथिकल किंग्स जैसे जमशेद से लेकर सैसनियन किंग्स जैसे कि अर्दशीर का वर्णन मौजूद था। है
तो ये रेड्स और कॉन्क्वेस्ट फिर सिर्फ वेल्थ एक्सपीडिशन के लिए ही नहीं थे, अक्सर हेरिटिकल सेक्ट्स के खिलाफ भी थे और एक एक्सरसाइज इन कल्चर भी थे। ये रेडिंग का माहौल अक्सर राजाओं तक सीमित था। बाकी पॉपुलेशन महमूद की रेड से जस्ट पहले कैसी रह रही थी गुजराती और कोंकण कोस्ट में, ये जानना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि तब ही तो हम महमूद के रेड के बाद की सिचुएशन को पहले की सिचुएशन से कंपेयर कर पाएंगे। इसका जवाब खूब सारी इंस्क्रिप्शनल एविडेंस में मिलता है। याद रखिए कि इस्लाम यहाँ सबसे पहले ऑलरेडी आ चुका था अरब ट्रेडर्स के कंधों पर 700 AD के करीब, और राष्ट्रकूट राजा इंद्र तृतीय ने 926 AD के चिंचनी ग्रांट में, चिंचनी महाराष्ट्र का पोर्ट था, मधुमती का जिक्र किया है, जो इंद्र तृतीय के अंडर गवर्नर अपॉइंटेड थे समयाना के। इससे पहले मधुमती इंद्र तृतीय से पहले राष्ट्रकूट राजा कृष्ण द्वितीय के अंडर भी समयाना के गवर्नर अपॉइंटेड थे। डीसी सरकार, जिन्होंने इस इंस्क्रिप्शन को ट्रांसलेट किया, ये बतलाते हैं कि मधुमती यहाँ मोहम्मद नाम का संस्कृताइज्ड वर्जन है और मधुमती एक अरब थे। इंस्क्रिप्शन हमें आगे बतलाती है कि अपने राजा इंद्र तृतीय के लिए मधुमती ने आसपास के सारे बंदरगाह यानी हार्बर्स के चीफ्स को कैप्चर कर लिया और राष्ट्रकूटा ऑफिशियल्स को उनकी जगह नियुक्त कर दिया। इंस्क्रिप्शन के मुताबिक इस अरब गवर्नर ने फिर संजान रिवर पे आने और जाने के लिए मुफ्त फेरी यानी बोट भी शुरू करवाई, और समयाना में ही जहाँ के वो गवर्नर थे वहाँ एक लंगर भी शुरू करवाया, जहाँ मुफ्त में शाली राइस, करीज और घी मिलता था। इंस्क्रिप्शन आगे और भी दिलचस्प हो जाती है और हमें बतलाती है कि अन्नमय्या नाम के ब्राह्मण के कहने पर मधुमती यानी मोहम्मद ने एक पूरा गांव और दूसरे गांव का आधा हिस्सा दान में दे दिया, एक मठिका यानी मंदिर के निर्माण के लिए, जो अन्नमय्या बनाना चाहते थे और जो दशमी माता को डेडिकेटेड था। इस ग्रांट से दशमी माता के लिए नैवेद्य यानी प्रसाद की भरपाई भी होती थी। इसका मतलब इस्लामिक मर्चेंट्स और हिंदू किंग्स और एलिट्स में काफ़ी कमरादरी थी गजनी के रेड से पहले। पर गजनी की रेड के दौरान क्या हुआ, इसे ट्रेस करने के लिए हमारे पास मेनली 5 सोर्सेज मौजूद हैं। सबसे पहले फारूकी सिस्तानी, जो महमूद के कोर्ट के 3 पैंजरिस्ट में से एक थे, बाकी 2 अंसोरी और मनोशरी। पैंजरिस्ट यानी कसीदाकार जो कसीदे लिखें बादशाह के लिए, खास करके उनके बैटल्स के, जैसे कि महाभारत वाले एपिसोड में हमने डिस्कस किया था कि महाभारत सबसे पहले सूत्रधार द्वारा कंपोज हुई थी, जो जंग के मैदान में राजा को अकम्पनी किया करते थे और फिर उस जंग पर बैलेड्स लिखा करते थे। वैसे ही फारूकी भी थे, जिन्होंने महमूद को काफ़ी सारे बैटल्स में अकम्पनी किया, खासकर भारत में, जैसे कि बारन, कन्नौज, थानेसर, पर सोमनाथ नहीं। अक्सर फारूकी को सोमनाथ की रेड का आई विटनेस माना जाता है, क्योंकि वो ऐसा अपनी अकाउंट में लिखते हैं, पर ये काफ़ी साफ है कि उनका अकाउंट आई विटनेस अकाउंट नहीं है। क्यों नहीं है वो हम बस कुछ ही देर में देखेंगे। फारूकी ने 1036 से 1038 के बीच में कसीदा सुमनातिया लिखा, जो सोमनाथ पे है और जिसका बेहद बोरिंग टाइटल है, दर जिक्र सफ़र सुमनाथ ओ फतेह आंजा ओ शिकस्तन मनात ओ रजात सुल्तान गोवीद, मतलब ऑन द ट्रायम्फेंट जर्नी टू सोमनाथ एंड द डिफीट ऑफ मनात एंड द सुल्तान्स रिटर्न। महमूद के अलावा फारूकी उनके वली अहद यानी एयर टू द थ्रोन, राजगद्दी के वारिस मसूद, और उनके फर्जंद अजीज, फर्जंद यानी बेटे मोहम्मद के भी कसीदाकार थे। फारूकी के दीवान में 214 कसीदे हैं, जिसमें से 44 महमूद के लिए हैं, इंक्लूडिंग एक ग्लोइंग मर्सिया यानी एलिजी, जो किसी के मरने के बाद उनकी तारीफ में लिखे हुए 4 शब्द, ऑल्दो वो 4 ऑलवेज नहीं होते, इनफैक्ट हमेशा ही 4 से ज़्यादा होते हैं, बट यू गेट द पॉइंट। खैर, हमारी दूसरी सोर्स है अबू रेहान अल बरूनी, जिसकी इंट्रोडक्शन मैं पहले ही
ग्लोइंग टर्म्स में दे चुकी हूँ, ये भी सोमनाथ की रेड के आई विटनेस अकाउंट नहीं थे। ये जान पाना काफ़ी आसान है क्योंकि अलबरूनी की सोमनाथ के रेड की रेफरेंसेस बेहद कम और काफ़ी फ्लीटिंग है। महमूद कैसे आए, कैसे उन्होंने मंदिर तोड़ा, क्या डिफेंस थी, ये सब कुछ अलबरूनी हमें नहीं बताते। पर अलबरूनी के रेफरेंसेस फिर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। उन्होंने ये रेफरेंसेस अपनी किताब अल हिंद में लिखी है जो कि 1030 AD में फिनिश हुई। डेट के हिसाब से ये महमूद की रेड का सबसे क्लोजेस्ट अरबिक सोर्स है। पर बरूनी ना तो आई विटनेस थे ना ही सोमनाथ पर ज़्यादा लिखते हैं। हमारी तीसरी सोर्स है अब्दल हे गर्दीजी, जिन्होंने अपनी किताब ज़ैन अल अखबार में महमूद की सोमनाथ की रेड का जिक्र किया है। गर्दीजी भी अपने को आई विटनेस बताते हैं रेड का, पर उन्होंने ये किताब रेड के 20 साल बाद लिखी। हालांकि ये उनकी आई विटनेस अकाउंट को डिस्कार्ड नहीं करता, पर हाँ, उन्होंने काफ़ी कुछ मेमोरी से लिखा होगा, ये ध्यान रखना भी ज़रूरी है। गर्दीजी बाय द वे अलबरूनी के काफ़ी बड़े फैन बॉय भी थे और ये बात वो खुद ही इस किताब में लिखते हैं और कहते हैं कि उनकी किताब बैरूनी के वर्क से काफ़ी इंस्पायर्ड है। हमारी चौथी सोर्स है अबुल फजल बैहाकी, जिनकी किताब इज़ टुडे कॉल्ड तारीख़ बैहाकी। इसका एक ऑल्टरनेट टाइटल भी है तारीख़ सबुक्तगिन, क्योंकि ये हिस्ट्री सबुक्तगिन महमूद के पापा जी से शुरू होकर सुल्तान इब्राहिम तक की है, जो कि एक गजनविद रूलर थे। बैहाकी महमूद गजनी के कोर्ट में दीवान-ए रिजालत का हिस्सा थे, यानी सेक्रेटेरिएट का, जिसका मतलब है बैहाकी को कोर्ट की काफ़ी जानकारी का एक्सेस था। ये बैहाकी की बाकी सारी सोर्सेस जो अब तक डिस्कस हुई उस पर एडवांटेज थी, बिकॉज पहले की सोर्सेस पोएट्स, ट्रैवलर्स और क्रॉनिकलर्स ने लिखी थी, ऑफिशियल्स ने नहीं। और इसीलिए बैहाकी की किताब बेइंतहा डिटेल्ड है। उसके कई वॉल्यूम्स रहे होंगे, पर अनफॉर्चुनेटली काफ़ी सारे वॉल्यूम्स आर टुडे लॉस्ट। जो वॉल्यूम्स बचे हैं उसमें सोमनाथ की रेड पे काफ़ी कम इन्फॉर्मेशन है, पर लॉस्ट वॉल्यूम्स में काफ़ी डिटेल्स रही होंगी। बट स्टिल ये इन्फॉर्मेशन, खास करके महमूद की आर्मी की कॉम्पोजिशन की इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारी पांचवी और आखिरी सोर्स है इब्न अल असीर की अल कामिल फ़ी अत तारीख़। कामिल का मतलब होता है परफेक्ट या कंप्लीट, तो किताब है द कंप्लीट हिस्ट्री। और ये हमारी काफ़ी बाद की सोर्स 13th सेंचुरी की सोर्स है, पर सबसे कॉम्प्रिहेंसिव भी, क्योंकि इब्न असीर ने सोमनाथ रेड के लिए पहले की सारी सोर्सेस कंसल्ट की हैं, इंक्लूडिंग द लॉस्ट वर्जन्स ऑफ बैहाकीज़ हिस्ट्री। इब्न अल असीर कुछ समय के लिए मेरे फेवरेट क्रूसेडर सलादीन की आर्मी का हिस्सा भी थे। तो इन सारी सोर्सेज से हमें सोमनाथ की रेड के बारे में आखिर क्या पता चलता है? सबसे पहले इब्न अल असीर से हमें पता चलता है कि महमूद 1025 AD में अपनी कैपिटल गजना से 30,000 रेगुलर कैवलरी यानी घुड़सवार और काफ़ी सारे वॉलंटियर्स लेकर सोमनाथ की ओर चले। इंटरेस्टिंग कि इस रेड में लोग खुद ही हिस्सा बनना चाह रहे थे। ऐसा क्या खास था सोमनाथ की रेड में? डोंट वरी, धीरे धीरे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। बैहाकी हमें महमूद की आर्मी की कॉम्पोजिशन बताते हैं कि इस आर्मी में कहाँ कहाँ से लोग शामिल थे। बैहाकी कहते हैं कि करीब 300 हिंदू सोल्जर्स भी महमूद की आर्मी में शामिल थे। यहाँ हिंदू वर्ड एथनिकली यूज हुआ है, रिलीजियसली नहीं, जहाँ हिंदू का मतलब ऑफ हिंद है, यानी जो हिंद में पैदा हुए हों। अलबरूनी भी इस बात को कहते हैं, जहाँ महमूद की आर्मी में हिंदू शाही डायनेस्टी को सर्व कर रहे काफ़ी सोल्जर्स मौजूद थे। हिंदू शाही डायनेस्टी गांधारा और पंजाब एरियाज को रूल करती थी, तो काफ़ी पंजाबीज भी महमूद की आर्मी का हिस्सा थे। बरूनी हमें बताते हैं कि हिंदू शाही डायनेस्टी के किंग्स ब्राह्मण थे और उनके किंग आनंदपाल ने महमूद को मुल्तान के कॉन्क्वेस्ट के वक्त एक खत लिखा कि अगर महमूद चाहें तो वो अपनी आर्मी के 5,000 घुड़सवार, 10,000 प्यादे और 100 हाथी से
अपने सौहाती के साथ अपने बेटे को महमूद की मदद के लिए भेज देंगे, या फिर इससे दुगनी आर्मी लेकर खुद ही महमूद की खिदमत में पहुंच जाएंगे। इसके अलावा बैहाकी बताते हैं कि महमूद की आर्मी की एक टुकड़ी सलारे गुलामा, ये टाइटल का अफसर यानी कमांडर ऑफ गुलाम मैनेज करता था, और इस टुकड़ी में ताजिक, तुर्की, खुरासानी और हिंदू सोल्जर्स मौजूद थे। सलारे गुलामा की पोजीशन तिलक नाम के हिंदू को सौंप दी गई थी 1030 में। अलबरूनी तिलक के बारे में बताते हैं कि वो जयसेन के बेटे थे और कश्मीर में अपनी पढ़ाई करके बतौर इंटरप्रेटर महमूद के वजीर और फिर महमूद के अंडर नियुक्त किए गए। तिलक हिंदी यानी भाषाए हिंद, जिसे हम आज हिंदी समझते हैं, वो नहीं ऑब्वियसली, फारसी और तुर्की ये तीनों लिख और पढ़ सकते थे। ये इंफॉर्मेशन कि महमूद की आर्मी में हिंदू सोल्जर्स थे शॉकिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम देख ही चुके हैं कि मुस्लिम मर्चेंट्स भी हिंदू राजाओं के यहाँ नोबिलिटी का काम किया करते थे। तो महमूद की आर्मी सोमनाथ की तरफ बढ़ती हुई हिंदू, ताजिक, तुर्की और खुरासानी थी। इस आर्मी के साथ गजनी से मुल्तान वो 3 हफ्तों में पहुंचे, जहां इब्न नसीर बताते हैं कि उन्होंने हर सोल्जर के लिए 2 कैमल्स यानी ऊंट खरीदे और इसके अलावा 20,000 ऊंट और खरीदे रिजर्व्स के लिए। ये ज़्यादातर रास्ता रेगिस्तान है, तो काफ़ी लाजमी है ऊंट ज़रूरी होंगे। महमूद फिर अनहिलवाड़ा पहुंचे, जो चालुक्य सोलंकी राजाओं की राजधानी थी। यहाँ फारूकी इस सिटी की इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन देते हैं, जैसे कि सिटी में का खाई बुजुर्ग यानी ग्रेट पैलेसेस थे, जहाँ के कंगूरा यानी बैटलमेंट्स भी काफ़ी ऊंचे थे। फारूकी आगे लिखते हैं कि दुवीस्त पील कमाबेश 10,000 सवार, 90,000 प्यादे यानी 200 हाथी, मोर और लेस 1000 घुड़सवार और 90,000 प्यादे जंग के लिए हमेशा तैयार और बहादुर राय भीम के आसपास रहते थे। गर्दीसी बताते हैं कि महमूद की आर्मी के आने की खबर सुनते ही राय भीम, जो कि चालुक्य सोलंकी राजा थे, भाग गए और कांतकोट के किले में शरण ली। क्योंकि राजा अपनी प्रजा को छोड़कर अपनी लाव लश्कर के साथ चलते बने, तो फिर अनहिलवाड़ा को कैप्चर करना महमूद के लिए काफ़ी आसान था। यहाँ महमूद की आर्मी ने अपनी सप्लाईज फिर से ताज़ा की, यानी आर्मी के लिए खाना पानी वगैरह जो ख़त्म हो चुका था, और 1026 में वीरावल पहुँचे, जो सोमनाथ से लगा हुआ एक और पोर्ट है। जब महमूद की आर्मी सोमनाथ पहुंची, तब सोमनाथ का किलेदार यानी फोर्ट का कमांडर अपने राजा भीमदेव की तरह ही फोर्ट छोड़ के भाग गया। इट्स गेटिंग स्लाइटली एम्बैरेसिंग यू गाइस। खैर, यहाँ स्टोरी बेहद इंटरेस्टिंग हो जाती है। फारूकी कहते हैं कि इस रीजन में कई मंदिर और बुत कते थे, आइडल टेम्पल्स, जिसमें से एक था सुमनात, जहां मनात का बुत था, जो लात और उज़ा के साथ मेका में पूजी जाने वाली 3 गॉडेसेस थी, जिन्हें सारा जहान पूजता था। केवल एक अपोस्टल, यहाँ वर्ड यूज हुआ है पैगंबर। इस पैगंबर ने, होपफुली आपने गेस कर लिया होगा कि ये रेफरेंस प्रॉफिट मोहम्मद की है। इस पैगंबर ने लेकिन उन्हें नहीं पूजा और मेका में पूजी जाने वाली इन 3 आइडल्स को पकड़कर काबा से नीचे गिरा दिया। लेकिन इसी बीच मनात का आइडल चुरा लिया गया था। वर्ड यूज हुआ है बा दुज दीदंत, और फिर इस चुराई हुई मनात के आइडल को यहाँ लाया गया और एक बुतखाना बनवाया गया, जहाँ 100,000 तमसील ओ 100,000 सुवर यानी 100,000 फिगरीन्स और 100,000 पिक्चर्स बनाई गई। सवर या सवर से ही वर्ड तसव्वर आया है, तस्वीर एक्सेट्रा आया है। गर्दीसी भी इस बात को कहते हैं कि मनात का आइडल चुराकर ईडन के रास्ते, जो कि अरेबिया में एक यमनी पोर्ट है, इंडिया लाया गया और सोमनाथ में रखा गया। गर्दीसी बताते हैं कि ये नॉलेज मुस्लिम वर्ल्ड में काफ़ी पहले से थी। इंटरेस्टिंग। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा पॉज लेते हैं टू अंडरस्टैंड कि ये मनात है कौन।
इब्न कल्बी ने 9th सेंचुरी में किताब लिखी थी, किताब अल असनाम। असनाम सनम का प्लूरल है, सनम मतलब आइडल, मूर्ति। तो ये किताब उन सारे आइडल्स का डिस्क्रिप्शन देती है जो अरेबिया में इस्लाम के आने से पहले पूजे जाते थे। मनात के बारे में वो कहते हैं कि मनात ओल्डेस्ट ऑफ ऑल सनम थी, यानी सबसे पुरानी आइडल, जिन्हें खासकर औस और खजराज पूजते थे। 2 ट्राइब्स का नाम है। और मेका पर अपना पिलग्रिमेज पूरा नहीं समझते थे औस और खजराज अगर वो मनात की श्राइन को विजिट नहीं करते थे, जो कुदैद के सी शोर पे थी। कुरान के वर्सेस भी मनात को मेंशन करते हैं। सूरत अन-नज्म में वर्सेस 19 से 21 में लिखा है कि हैव यू कंसिडर्ड द आइडल्स ऑफ लात, मनात एंड उज़्ज़ा? डू यू प्रेफर टू हैव सन्स व्हाइल यू एट्रीब्यूट टू हिम डॉटर्स? यानी कि लात, मनात, उज़्ज़ा को डॉटर्स ऑफ अल्लाह कैसे कह सकते हैं? क्योंकि अगर इंसान सन्स प्रेफर करता है तो अल्लाह की डॉटर्स कैसे हो सकती हैं? और ये रिलेटेड है सूरत अत-तुर से, जहां वर्स 39 में लिखा है He have daughters as you claim, while you prefer to have sons. This relates to the famed satanic verses spoken by the Prophet to appease Meccans and eventually abrogated. इन डॉटर्स ऑफ अल्लाह के वर्सेस को स्कॉलर्स ने ये दिखाने के लिए भी इस्तेमाल किया है कि लेट जाहिल पीरियड, जो कि इस्लामिक सोर्सेज में इस्लाम के आने से पहले का पीरियड माना जाता है, कि लेट जाहिल पीरियड में फीमेल इन्फेंटिसाइड ज़रूर था क्योंकि सन्स प्रेफर्ड थे, जो कि भारत की अब तक की भी कहानी है। सेक्स रेशियो ही देख लीजिए। खैर, कंक्लूजन ये भी है कि जस्ट बिकॉज लेट जाहिल पीरियड में गॉडेसेस थी, इसका मतलब ये नहीं कि औरतों की इज्जत होती है या होती थी। वेरी इंपॉर्टेंट। गर्दीसी और फारूकी कहते हैं कि सोमनाथ के लोकल्स का मानना था कि सोमनाथ का आइडल ही महमूद की आर्मी को यहाँ खींच लाया है ताकि उसकी आर्मी को तबाह कर सके। इसीलिए महमूद की आर्मी को ये अंदेशा था कि मनात का आइडल महमूद की आर्मी के लिए मुश्किलें पैदा करेगा। लेकिन फारूकी कहते हैं कि सोमनाथ पर रेड काफ़ी आसान थी। फारूकी और गर्दीसी दोनों कहते हैं कि मनात का आइडल एडमेस्क था, यानी उसके ह्यूमन लाइक फीचर्स थे, पर आप और हम ये जानते हैं कि ये तो पॉसिबल नहीं है। आइडल शिवलिंग था भाई, मुखलिंग नहीं, जिस पर ह्यूमन लाइक फीचर्स हो सकते हैं। ये सबसे बड़ा विरोधाभास या कॉन्ट्रडिक्शन है फारूकी के अकाउंट में, जो कि हमारे शक को सही करता है कि फारूकी आई विटनेस नहीं थे इस रेड के। खैर, फारूकी फिर ये कहते हैं कि आइडल को तोड़ा गया और मंदिर को जला दिया गया। लेकिन इब्न असिर सिर्फ आइडल को तोड़ने की बात कहते हैं, जिसके पार्ट्स फिर गजना, मेका और मदीना में बिखेर दिए गए। अल-बरूनी भी यही कहते हैं कि सिर्फ आइडल को तोड़ा गया, बुतखाने को डिस्ट्रॉय करने की बात नहीं करते। बरूनी के मुताबिक आइडल को 2 हिस्सों में करके निचला हिस्सा, जो कि सोने, जवाहरात और एम्ब्रॉयडर्ड कपड़ों से लदा था, उसे गजनी साथ ले गए। पजल्ड मैं इसलिए हूँ क्योंकि यूजुअली शिवलिंग को ऐसे कपड़ों से नहीं सजाया जाता। खैर, गर्दीसी कहते हैं कि इसके बाद महमूद यहाँ 10 से 12 दिन और रहे, लेकिन तब तक भी सोमनाथ के किले का कमांडर वापस नहीं लौटा। फिर महमूद वापस निकल गए, लेकिन उनकी वापसी की जर्नी एक वियर्ड और मुश्किल रास्ते से थी, जो कि महमूद ने जानबूझकर किया क्योंकि वो अबू के पारमार राजा से लड़ाई नहीं करना चाहते थे, जिसकी सिटी में भी उन्होंने अनहिलवाड़ा से पहले रेड मारी। तो महमूद फिर कंठकोट के रास्ते गए, जहां जैसे पहले बताया गया है राय भीमदेव छुपे थे, लेकिन वो महमूद के आने का सुनकर इस किले से भी भाग गए। फिर कंठकोट के किले को भी लूट लिया गया। इसके बाद बेहाके बताते हैं कि महमूद भीसवारा नामक जगह पहुंचे, जो पॉसिबली भद्रेश्वर थी, जहां सोमनाथ के किले का कमांडर छुपा था, जो अब भद्रेश्वर के किले से भी भाग गया।
इस भद्रेश्वर में भारत में बना सबसे पहला एक्सटेंट मॉस्क भी है, जो कि महमूद के जाने के काफ़ी बाद 1160 AD में बना था और जो जैन मर्चेंट जागड़ू शाह ने इस्माइली मर्चेंट्स के लिए बनवाया था। इस पर मैंने एक काफ़ी डिटेल्ड वीडियो भी बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। भद्रेश्वर के बाद फारूकी बताते हैं कि महमूद के गाइड ने उन्हें जानबूझकर गलत रास्ता बताया, क्योंकि शायद वो सोमनाथ के भक्त थे, सोमनाथ भगवान के भक्त थे और उसकी रेड का बदला लेना चाहते थे। और कुछ दिन तक महमूद की आर्मी कच्छ की तपती रेगिस्तान में भटकती रही, पर इवेंचुअली उन्हें सही रास्ता वापस से मिल ही गया और वो गजनी पहुंच गए। व्हाट अ स्टोरी। मसले मुके नहीं हैं लेकिन अभी, बल्कि और नए मसले ही खड़े हुए हैं इस स्टोरी से। सबसे पहले, क्या वाकई में सोमनाथ में मनात का बुत था? अगर नहीं तो फिर फारूकी गर्दीजी, इब्न असीर सब मनात को बीच में क्यों ला रहे हैं? और महमूद ने ये रेड आखिर की किसके लिए? सबसे पहले, जी नहीं, सोमनाथ मंदिर में कोई मनात का बुत नहीं था, शिवलिंग था। ये बात अलबरूनी हमें क्लियर भी कर देते हैं अगर किसी को डाउट हो तो, जहां वो इस आइडल को शिवलिंग बताते हैं। तो फिर बाकी सारे राइटर्स इसे मनात क्यों मानते हैं भाई? क्योंकि मनात काठियावाड़ में है, ये मिथ काफ़ी पुराना था। खास करके इसलिए क्योंकि काठियावाड़ का ट्रेड सेंटर इस्माइली और खोजा मर्चेंट से डोमिनेटेड था, जो कि सुन्नी इस्लाम में हेरिटिकल सेक्ट्स माने जाते हैं। इसीलिए ये मिथ को तूल मिली कि मनात इन्हीं इस्माइली खोजा मर्चेंट्स ने अरेबिया से चुराकर एडन के रास्ते काठियावाड़ तक पहुंचा दिया होगा। दूसरा, शिवलिंग क्या होता है बाकी किसी भी राइटर को नहीं पता था सिवाय अलबरूनी के। पर अलबरूनी को ये कैसे पता था? क्योंकि अलबरूनी अनलाइक गर्दीजी, फारूकी और बैहाकी कुछ समय भारत में रहे और उन्होंने संस्कृत भी सीखी। वो अपनी किताब में जब सोमनाथ के शिवलिंग का जिक्र करते हैं तब अपनी शिवलिंग की नॉलेज की सोर्सेस को भी बताते हैं, जैसे कि वराह मिहिर की बृहद संहिता और मत्स्य पुराण। अलबरूनी का अकाउंट आई विटनेस नहीं है, तो उन्हें शिवलिंग की नॉलेज मोस्ट प्रोबेबली रेड के बाद ही मिली होगी। तो फिर बाकी राइटर्स इस बुत को यानी आइडल को मनात ही क्यों मानते हैं? ये जुड़ा है महमूद की सोमनाथ पर रेड करने के रीज़न से। जैसे कि पहले बताया गया, महमूद इस्लाम में न्यू कन्वर्ट थे और अपनी रिलीजियस ज़ील दिखाने के लिए काफ़ी आतुर थे। इसी के चलते उन्होंने सोमनाथ की रेड से पहले मुल्तान पर अटैक किया 1006 AD में, जिसके रूलर इस्माइली थे और उन्हें कैद से इस प्रॉमिस पर छोड़ा गया कि वो भी शिया इस्लाम को छोड़कर सुन्नी इस्लाम अपना लेंगे। बरूनी बताते हैं कि इसके बाद महमूद ने मुल्तान का शिया मस्जिद में प्रेयर्स बैन कर दी और सुन्नी मॉस्क में प्रेयर्स शुरू की। और शिया मॉस्क यूं डेजर्ट हुआ कि अब वो एक बार्न फ्लोर है, बरूनी के मुताबिक, जहां हेना की खेती रखी जाती है। पर फिर कुछ समय बाद ही मुल्तान के रूलर ने शिया इस्लाम फॉलो करना शुरू कर दिया, जिस करके महमूद को 1010 AD में फिर से आना पड़ा और इस बारी उन्होंने काफ़ी करामितिया को मौत के घाट भी उतारा। करामितिया इस्माइली का एक सबसेक्ट है। गर्दीजी इस मुल्तान की एक्सपीडिशन को इस्लाम की जीत बताते हैं। और इसी वेन में ही सोमनाथ की रेड के ठीक बाद उसी साल महमूद ने मंसूरा पे अटैक किया, जो कि फिर से एक इस्माइली एरिया था। मंसूरा पाकिस्तान के हैदराबाद एरिया के पास था और यहाँ के रूलर के फातिमिद कैलिफ से क्लोज टाइज थे। फातिमिद्स भी शिया इस्लाम के फॉलोअर्स ही थे, इसीलिए महमूद फातिमिद कैलिफ से दूरी बनाए रखते हैं। हालांकि फातिमिद कैलिफ्स ने उनसे नज़दीकी बनाने की काफ़ी कोशिश की। सोमनाथ की रेड के ठीक 2 साल बाद 1028 में महमूद ने रे पर अटैक किया और ये भी शिया सेंटर ही था। इसकी कुछ डिटेल्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ।
इन सब में महमूद का मोटिवेशन उनके क्रॉनिकलर्स के हिसाब से इस्लाम को जीत दिलाने से था, इस्लाम में हेरसे ख़त्म करके, यानी सुन्नी इस्लाम के अलावा बाकी कोई भी इस्लाम का वर्जन और उसके फॉलोअर्स को टारगेट करके। सोमनाथ का रेड भी फिर उसी प्रोजेक्ट का एक हिस्सा था जहां मनात के आइडल को ख़त्म करके उन्होंने सुन्नी इस्लाम को जीत दिलाई। कि महमूद मनात को डिस्ट्रॉय करने जा रहे थे ये इससे भी पता चलता है कि फारूकी के हिसाब से लोग खुद ही वॉलंटियर बन रहे थे महमूद की इस एक्सपीडिशन के, मनात को डिस्ट्रॉय करने के लिए। महमूद के राइटर्स ने आइडल को मनात से आइडेंटिफाई करके महमूद को इस्लाम का ट्रूएस्ट चैंपियन बनाया। लॉस्ट आइडल ऑफ मनात का लेजेंड कब से मशहूर था, गजनी ने उसे ख़त्म किया तो पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में उनका ऑनर काफ़ी बढ़ गया। उन्हें सोमनाथ की रेड के बाद से एबसिड कैलिफ अल कादिर अबुल इसहाक से यमीन उद दौला अमीन उल मिल्लाह का टाइटल मिला, यानी राइट हैंड ऑफ द एम्पायर एंड कस्टोडियन ऑफ फेथ, और कफ उद दौला व इस्लाम का टाइटल भी मिला। कफ एक अरबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है रिफ्यूज, तो टाइटल का मतलब हुआ रिफ्यूज ऑफ द एम्पायर एंड इस्लाम। बाद में 12th सेंचुरी में गजनी के कोर्ट पोएट इब्न सनाई ने महमूद के लिए लिखा, द किंगडम ऑफ महमूद एंड द हाउस ऑफ द प्रॉफिट आर क्लियर ऑफ ब्लेमिश, फ्लॉ एंड इम्परफेक्शन, वन थ्रू द आइकन्स आउट ऑफ द काबा, द अदर क्लेंज सोमनाथ फ्रॉम द आइडल। यहाँ उनका कंपैरिजन अहल बेत से हो रहा है, यानी पीपल ऑफ द हाउस ऑफ द प्रॉफिट, जो कि इस्लाम में काफ़ी ऑनरेबल पोजीशन मानी जाती है, और उनके सोमनाथ के आइडल को तोड़ना प्रॉफिट के काबा से सनम हटाने के बराबर है। हाई प्रेज इंडीड। पर लेट्स बी ऑनेस्ट, सिर्फ यही रीज़न तो नहीं हो सकता ना सोमनाथ की रेड का। सोमनाथ की रेड से इब्न असर बताते हैं कि महमूद को 20 मिलियन दिनार मिले। इसके अलावा जैसा कि पहले डिस्कस हो चुका है, रे से भी उन्हें बेशुमार दौलत मिली। इंडिया में ही बाकी जगह रेड करने पर, जैसे कि थानेसर से उन्हें शैलमानी हाथी मिले, कन्नौज से 350 हाथी और गांडा से 580 हाथी मिले। शैलमानी हाथी जंग में एक्सलेंट माने जाते थे। नगरकोट की रेड में जो 1008 से 1009 के बीच में थी, वहाँ उन्हें 70 मिलियन दिहराम्स सिक्के, 70,000 मंज सोने और चांदी के सिक्के और रिच क्लोथिंग और एक बेशुमार हीरे जवाहरात से लैस तख्त भी मिला। बट हेयर्स द रब, स्कॉलर्स का मानना है कि ये सारी फिगर्स हेवीली एग्जैजरेटेड हैं महमूद की शान शौकत किताबों में दिखाने के लिए। एक्चुअली में महमूद के एक्सपीडिशंस उसकी ट्रेजरी पे बहुत बड़ा खर्चा थी, जिसकी भरपाई करना इंक्रीजिंगली मुश्किल हो जा रहा था। इसलिए भी क्योंकि गजनविद एम्पायर निशापुर से लेकर लाहौर तक था, और इतने बड़े एम्पायर की मेंटेनेंस भी बड़ी ही होती है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफ़ी बड़ी ही होंगी। तो सोमनाथ की रेड इकोनॉमिकली मोटिवेटेड भी हो सकती है, जैसे कि पहले लोकल राजास भी किया करते थे, हालांकि इसकी स्केल उन रेड से काफ़ी बड़ी थी। अनदर क्वेश्चन, क्या इस रेड से सोशियो कल्चरल मिलियू गुजरात का उसमें कोई बदलाव आया? बिल्कुल नहीं। सोमनाथ की रेड से 2 से 3 साल बाद ही महमूद के लाहौर, जिसका नाम महमूद ने महमूदपुर रख दिया था, वहाँ मिंटेड कॉइन्स के ऑब्वर्स पर कूफिक स्क्रिप्ट में कलमा लिखा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी रिवर्स साइड पर लिखा है, वो भी संस्कृत में, अव्यक्तम एकम मुहम्मदा अवतारा नृपति महमूद, यानी इस्लाम के फॉर्मलेस गॉड को अव्यक्तम बताया है जिससे व्यक्त न किया जा सके। अव्यक्त एक है, मोहम्मद यानी प्रॉफिट उनके अवतार हैं, और राजा महमूद। ये काफ़ी लीवे दर्शाता है क्योंकि प्रॉफिट को इस्लाम में इनकारनेशन नहीं मानते, पर संस्कृत रिलीजियस टेक्स्ट में प्रॉफिट का कोई कॉन्सेप्ट भी तो नहीं है। क्लोजेस्ट कॉन्सेप्ट है अवतार का, सो अवतार ही लिख दिया गया। महमूद के जाने के महज 8 साल बाद ही 1034 AD में सेलहारा किंग अपनी इंस्क्रिप्शन में लिखते हैं कि उनके 3 मुस्लिम गवर्नर्स थे,
मधुमता, आलिया और महारा। तो माहौल लगभग वैसे ही था जैसे कि महमूद की रेड के पहले था, जहां एक मिक्स्ड पॉपुलेशन रहती थी। अल-बरूनी बताते हैं कि महमूद के अंडर जो लोग हिंद से थे उनको सेपरेट क्वार्टर्स दिए जाते थे और उनको अपना रिलीजन फॉलो करने की पूरी आज़ादी थी। इसी सेम वेन में महमूद के गजनी वापस जाने के बाद 12वीं शताब्दी में कुमारपाल, जो कि चालुक्य राजा थे, उनकी प्राचीन इंस्क्रिप्शन में लिखा है कि सोमनाथ पे फिर से रेड हुई अभीर चीफ्स की, जो उन्होंने अपने कमांडर गोमदेवा को भेजकर सॉर्ट आउट की। पर हम सिर्फ पर्शियन सोर्सेज को ही क्यों मद्देनज़र रख रहे हैं? रेड की डिटेल्स के लिए संस्कृत सोर्सेज क्यों नहीं यूज़ करते? पर्शियन सोर्सेज में ये भी माना जाता है कि सोमनाथ रेड के बाद सोमनाथ मंदिर को मॉस्क बना दिया गया, पर यहाँ संस्कृत इंस्क्रिप्शंस और जैन सोर्स काफ़ी काम आती हैं, क्योंकि यहाँ ये बार बार मेंशन्ड है कि सोमनाथ एक मंदिर ही था जिसे रेनोवेट किया गया और रिपीटेडली किंगली ग्रांट्स दिए गए। लेकिन संस्कृत सोर्सेज खुद इवेंट पे चुप क्यों हैं? महमूद की सोमनाथ पर रेड के बाद, जो कि इत्मीनान रखिए एक ही बार थी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली इंफॉर्मेशन में 17 बार कहा गया है, उसे दरकिनार कर दीजिए। खैर, रेड के बाद सबसे पहली संस्कृत सोर्स है गुहल्लदेव की, जो कदम्ब डायनेस्टी के राजा थे। इंस्क्रिप्शन 1038 में इशू हुई थी। इस इंस्क्रिप्शन में बताया गया है कि गुहल्लदेव अपनी राजधानी चंद्रपुरा, कर्नाटका में जो स्थित है, से श्री सोमेश्वर के मंदिर तीर्थ यात्रा पे गए। जर्नी लंबी थी, पर आधे रास्ते में ही उनके शिप का मास्ट टूट गया और उन्हें पास के एक पोर्ट पे रुकना पड़ा। ये पोर्ट गोवा का पोर्ट था, जहाँ की एक काफ़ी अमीर मर्चेंट मधुमूद, जो ताजी ओरिजिन के थे और गोवा के निवासी भी थे, ने गुहल्लदेव की काफ़ी मदद की ताकि वो अपनी जर्नी रिज्यूम कर सकें। मधुमूद, जो मोहम्मद का प्राकृताइज्ड संस्कृताइज्ड वर्जन है, ताजिक थे, जो कि उनकी एथनिसिटी मालूम पड़ती है। उनको इस इंस्क्रिप्शन में वेल्दीएस्ट अमंग ऑल सी फेयरिंग ट्रेडर्स और अ पर्सन ऑफ ग्रेट विजडम भी कहा गया है, यानी सारे समुद्री ट्रेडर्स में से सबसे अमीर और वो जो काफ़ी समझदार भी हों। इंस्क्रिप्शन आखिर में ये बतलाती है कि मधुमूद ने गुहल्लदेव को इतनी दौलत दी जितनी कि कोई राजा भी ना दे सके। दो बातें साफ हैं, मधुमूद वाज क्रेजी रिच। आधी इंस्क्रिप्शन उनके रिचेस का ही बखान करती है, जिससे इनडायरेक्टली ये भी पता चलता है कि अरेबियन सी का ट्रेड कितना प्रॉफिटेबल था। दूसरा ये कि महमूद गजनी की रेड के बाद मुस्लिम ट्रेडर्स और हिंदू राजा या बाकी निवासियों के बीच में कोई रिफ्ट नहीं आई। वो वैसे ही जी रहे थे जैसे कि रेड से पहले जी रहे थे, आपस में मिल बांट के। इनफैक्ट इस इंस्क्रिप्शन में सोमनाथ की रेड या उसकी डिस्ट्रक्शन का कोई जिक्र नहीं है, कंसिडरिंग कि महमूद के लौट जाने के बाद के सिर्फ 12 साल बाद की ही इंस्क्रिप्शन है और ये राजा गुहल्लदेव सोमनाथ मंदिर गए भी। ये महमूद की रेड को कंप्लीटली दरकिनार कर देना सिर्फ इसी संस्कृत इंस्क्रिप्शन में नहीं, बाकी सारी संस्कृत इंस्क्रिप्शन में भी है। अगर सिर्फ संस्कृत इंस्क्रिप्शंस को देखा जाए तो यूं लगेगा कि मानो ये रेड हुई ही नहीं, पर हमें ये क्लियर है कि रेड हुई तो ज़रूर, पर जिस मैग्नीट्यूड की रेड हमें गर्दीजी फारूकी से पता चलती है, शायद उस मैग्नीट्यूड की नहीं। फारूकी मंदिर जलाने की बात कहते हैं। अगर ऐसा है तो इस 1038 की इंस्क्रिप्शन में कदम्ब राजा ने हमें ऐसा क्यों नहीं बताया? इसमें कोई शक नहीं कि कसीदाकारों के कसीदों में काफ़ी एग्जैजरेशन तो होती ही है। टेम्पल की डिस्ट्रक्शन का लेवल भी फिर काफ़ी एग्जैजरेटेड है। पर्शियन सोर्सेज में हो सकता है गुहल्लदेव ने सोमनाथ की डिस्ट्रक्शन मेंशन ना की हो, क्योंकि उन्हें डिस्ट्रक्शन दिखी ही नहीं। टेम्पल की तोड़फोड़ इतने छोटे स्तर की थी कि 12 साल में ही रिपेयर्स करा लिए गए। लेकिन फिर भी सिर्फ यही संस्कृत सोर्सेज की पिन ड्रॉप साइलेंस को एक्सप्लेन नहीं करती।
और सोमनाथ मंदिर से जुड़ी बाकी संस्कृत इंस्क्रिप्शंस जहां सोमनाथ मंदिर पर हुई बाद की रेड्स, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी की रेड, हिंदू चीफ्टन राजा की सोमनाथ मंदिर पर रेड्स जो 13th-14th सेंचुरी में हुई, ये सब मेंशन है, पर महमूद की रेड नहीं। मंदिर के काफी बाद में किए गए रिपेयर्स मेंशन है, पर महमूद की रेड नहीं। इंटरेस्टिंगली इन बाद की रेड्स में कई अरबी मर्चेंट्स और नोबल्स सोमनाथ मंदिर को डिफेंड करते करते फौत हो गए, शहीद हो गए, मारे गए, और ये भी संस्कृत इंस्क्रिप्शन में रिकॉर्डेड है, पर यहां भी महमूद की रेड रिकॉर्डेड नहीं है। हद है, ये संस्कृत इंस्क्रिप्शंस महमूद की रेड को क्यों ही कॉन्स्टेंटली इग्नोर कर रही हैं, पर बाकी सारी इंफॉर्मेशन बखूबी दे रही हैं। इसका जवाब इन संस्कृत इंस्क्रिप्शंस को डिटेल में जानकर ही मिल सकता है, जो कि अगले पार्ट में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। संस्कृत सोर्सेज सिर्फ इंस्क्रिप्शंस ही नहीं है, टेक्सचुअल भी हैं, लेकिन यहाँ भी महमूद के रेड का मेंशन ना के बराबर है। पर यहाँ भी दो आउटलायर जरूर है, दो जैन सोर्सेज। एज ऑलवेज जैन सोर्सेज प्रूविंग सुप्रीमली वर्दी। हम जैन सोर्सेज को अक्सर इग्नोर कर देते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ देम आर रिटन फ्रॉम रिलीजियस पर्सपेक्टिव, पर इनमें काफ़ी इतिहास भी छुपा है। जैसे कि मेरे मुगल मिथ्स वाले वीडियो में मैंने मुगल राजा औरंगज़ेब पे एक जैन सोर्स मेंशन की थी, जो औरंगज़ेब के तारीफ़ों के पुल बांधती हो, उन्हें बहादुर और न्याय प्रिय बताती हो। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा तो मैं उसे यहाँ लिंक कर दूंगी, आप देख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ भी जैन सोर्सेज हमें संस्कृत सोर्सेज की चुप्पी से रेस्क्यू करती हैं। सबसे पहली सोर्स है सत्यपुरिया महावीर उत्साह, जो परमार डायनेस्टी के सबसे फेमस राजा भोज के कोर्ट में काम कर रहे कोर्ट पोएट धनपाल ने कंपोज की थी, और जो 127 से 120 AD के बीच में कंपोज हुई थी। ये डेट इस सोर्स को महमूद की रेड के बाद की सबसे पहली संस्कृत सोर्स बनाती है, और वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये सोर्स प्राइमरीली रिलीजियस है और जैन धर्म के गुणों का बखान करती है, इसीलिए महमूद की रेड का यहाँ काफ़ी फ्लीटिंग मेंशन है, यानी काफ़ी डिटेल नहीं। और महमूद की रेड का यूज़ भी यहाँ जैन धर्म को बेस्ट दिखाने के लिए हुआ है। लिखा गया है कि महमूद ने सबसे पहले श्रीमाल देसा को लूटा, उसके बाद अनहिलवाड़ा को लूटा, जो चालुक्य सोलंकी राजाओं की राजधानी थी, फिर चड्डावली को, जो कि चंद्रावली का प्राकृताइज्ड वर्जन है, जो कि माउंट आबू के पारमार राजाओं की राजधानी थी, और फिर सूरत और दिलवारा को लूटने के बाद सोमेश्वर के आइडल को डिस्ट्रॉय किया। लेकिन सत्यपुरा के महावीर की मूर्ति को महमूद डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए। हाथी और घोड़े भी ढेर हो गए। महावीर की मूर्ति को बनी हुई रस्सियां टूट गई, जिससे मूर्ति पर निशान तो बन गए लेकिन मूर्ति नहीं टूटी। और धनपाल इस वाक्य को ये कह के खत्म करते हैं कि कैन इवन अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स डिम द लाइट ऑफ द सन और स्नेक्स स्वॉलो द गरुड़ा, यानी क्या सितारों का झुरमुट सूरज की रोशनी को कम कर सकता है, या क्या सांप गरुड़ा को निगल सकते हैं। यहाँ सूरज और गरुड़ा महावीर हैं। कहने का मतलब ये है कि जहाँ सोमेश्वर की मूर्ति अपने को बचाने में असक्षम रही, वहीं महावीर की मूर्ति ने अपनी ताकत दिखा दी। यहाँ क्लियरली महमूद का रेड इस मकसद से मेंशन्ड है ताकि ये बताया जा सके कि जैन धर्म शैव धर्म से ज़्यादा ताकतवर है। जैन और शैव धर्म में इतिहास में पेट्रनेज को लेकर काफ़ी जद्दोजहद रही, जो कि कई ऐसे मंदिरों के उदाहरण में भी झलकता है, जो पहले जैन थे फिर बाद में शैव मंदिर बना दिए गए। ऐसे ही कई मंदिरों के उदाहरण पर मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं, आप इस प्लेलिस्ट पर क्लिक कर कर देख सकते हैं। इस इंफॉर्मेशन में एडिशनल कॉन्टेक्स्ट एक काफ़ी बाद की सोर्स 14th सेंचुरी की जैन सोर्स से मिलती है, विविध तीर्थ कल्पा, जो जिनप्रभा सूरी ने लिखी थी। सूरी का दिल्ली सुल्तान महमूद तुगलक काफ़ी आदर भी करते थे। सूरी लिखते हैं कि जब गुर्जर देश यानी गुजरात को लूटकर
गजना के स्वामी यानी गजनी के राजा महमूद वापस जा रहे थे, तब उन्होंने जिना का मंदिर देखा और मूर्ति को तोड़ने की कोशिश की, पर महावीर की ब्रास की बनी मूर्ति को हिलाने में नाकामयाब रहे। इससे पता चलता है कि अगर ये वाक़या हुआ था तो महमूद की वापसी की जर्नी में हुआ था। स्कॉलर्स ने इसे एनालाइज करके ये कंक्लूजन निकाला है कि सत्यपुरा महमूद कंठकोट और भिसवाड़ा यानी भद्रेश्वर के बाद पहुंचे, जैसा कि कुछ देर पहले डिस्कस हुआ था। इसके बाद वो कच्छ की डेजर्ट में लॉस्ट हो गए थे और सत्यपुरा पहुंचे हो सकते हैं, जहां दशरथ शर्मा एक हिस्टोरियन आर्ग्यू करते हैं कि महमूद की आर्मी के टायर्ड थके हारे होने की वजह से वो जिना की मूर्ति को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए और मंदिर को लूट ना सके। पर इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या महमूद ने वाकई इस मंदिर को लूटना चाहा था? पर्शियन अकाउंट्स में इसका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन हमारे पास इन जैन सोर्सेस का, खासकर कि धनपाल की कंटेम्प्रेरी सोर्स को ना मानने का भी कोई ठोस रीज़न तो है नहीं, सिवाय इसके कि क्योंकि महमूद की रेड इतनी चर्चित थी 1025 से 1030 के अंतराल में कि उसका एज एन एग्जाम्पल इस्तेमाल किया गया जैन धर्म को पावरफुल दिखाने के लिए। हमारे पास इसे थोड़ा डाउटफुल मानने का एक और रीज़न भी है कि यही एक संस्कृत सोर्स है जो महमूद की रेड के आसपास लिखी गई और जो उनके रेड के बारे में बताती है। 11वीं शताब्दी में ही कवि बिल्हान महमूद की रेड के महज 50 साल बाद सोमनाथ में ही थे, लेकिन वो भी सोमनाथ की रेड को मेंशन नहीं करते हैं, और वो भी तब जब बिल्हान ने वेस्टर्न चालुक्य यानी जिनकी राजधानी कल्याणी थी, उन चालुक्य वंश के राजा विक्रमादित्य 6 के लिए लिखी किताब विक्रमांक देव चरिता में गुजरात का काफ़ी जिक्र किया है, जैसे कि वहाँ के लोग ज़्यादा लर्नेड नहीं लगते, उनकी भाषा पुअर क्वालिटी की है। व्हाट डज दैट इवन मीन? भाई, आप कैसे किसी की लैंग्वेज को ऐसे जज कर सकते हो? एनीवे, मैं यहाँ बिल्हान के रेड फ्लैग्स गिनाने नहीं बैठी हूँ, बट पॉइंट इज इस किताब में महमूद की सोमनाथ रेड मेंशन नहीं है। गुजरात के ही परिप्रेक्ष्य में, कंटेक्स्ट में, बिल्हान ने एक लव पोएम्स का संग्रह भी लिखा था, चौर पंचाशिका, जहाँ हीरोइन अनहिलवाड़ा की ही प्रिंसेस होती है। मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाया था, अगर आपने नहीं देखा तो यहाँ लिंक कर दूंगी, आप देख सकते हैं। यहाँ भी कोई मेंशन नहीं है महमूद की रेड का। 12वीं शताब्दी में ही लिखी गई काल्हान की राजतरंगिनी भी महमूद की रेड को मेंशन नहीं करती। ये और भी शॉकिंग है क्योंकि राजतरंगिनी तुर्कियों के आने से पहले की शायद एकमात्र प्रॉपर हिस्टोरिकल सोर्स है, और इसीलिए वो महमूद की हिंदू शाहियों से लड़ाई को बखूबी मेंशन करती है। काल्हान तो हमें कश्मीर के राजा हर्ष के बारे में भी बतलाते हैं, जिन्होंने खूब मंदिर तोड़े थे। इस पर भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। फिर भी महमूद के सोमनाथ रेड का जिक्र यहाँ चूक जाता है, लेकिन ये सोर्सेज महमूद की रेड के बाद के एटमॉस्फेयर को काफ़ी अच्छे से बयां करती हैं, जहाँ एक टेंशन कम और एक हार्मनी ज़्यादा देखने को मिलती है। पर ये सब तो इन सोर्सेज की डिटेल से ही साबित हो सकता है, जो कि हम अगले पार्ट में देखेंगे। आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है एक एक्सकवेशन जो 1951 में हुई थी और जिसकी रिपोर्ट बीके थापर ने लिखी थी। यह एक्सकवेशन बेहद खास है क्योंकि इस एक्सकवेशन के रिजल्ट से ही हमें सोमनाथ के एक्चुअल साइज का पता चलता है, जो कि स्पॉइलर अलर्ट इतना बड़ा नहीं था जितनी की इंडिपेंडेंस के बाद की बिल्डिंग है। ये भी पता चलता है कि सोमनाथ को कितनी बारी तोड़ा गया। तोड़ने का एविडेंस मुश्किल है पर जोड़ने का इजी, इसीलिए दिल तोड़िए नहीं जोड़िए। एक्सकवेशन हमें बताता है कि सोमनाथ को बिल्ड और रीबिल्ड कितनी बारी किया गया, और फारूकी गर्दीजी के अकाउंट में जो महमूद ने एग्जैजरेटेड वेल्थ लूटी, क्या वो वाकई सोमनाथ से थी? इसका भी कुछ हद तक जवाब एक्सकवेशन से ही मिलेगा, और वो भी हम देखेंगे पार्ट 2 में। तो ये था आज का एपिसोड। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और अगर चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और जाने से पहले याद रखिएगा कि एक काफ़ी लंबी चौड़ी सोर्सेज की लिस्ट मौजूद है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप अपनी जिज्ञासावश पढ़ना चाहें या मुझे फैक्ट चेक करने के लिए। तो मिलते हैं सोमनाथ के पार्ट 2 के एपिसोड।